नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम गोता लगा रहे हैं भारत की 2011 की जनगणना के विशाल आंकड़ों के समंदर में। तो ठीक है, शुरू करते हैं। जनगणना आखिर ये इतनी जरूरी क्यों होती है? बिल्कुल, देखिए, जनगणना किसी भी देश के लिए एक तरह का आईना है। ये एक तय समय पर देश की आबादी की न सिर्फ गिनती है, बल्कि उसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं का पूरा लेखा जोखा है। अच्छा। और यही आंकड़े मतलब भविष्य की योजनाएं बनाने, नीतियां तय करने, संसाधन कहाँ कितने लगेंगे, इन सब का आधार बनते हैं। आप सोचिए, बिना सटीक जानकारी के कोई सरकार प्रभावी ढंग से काम कैसे करेगी? सही बात है। और इसका इतिहास भी तो काफी पुराना है ना? हाँ, ये दिलचस्प है। दुनिया की पहली व्यवस्थित जनगणना मतलब जो सिस्टमैटिक थी, वो 1794 में स्वीडन में हुई थी। स्वीडन में? अच्छा। हाँ। और भारत में देखें तो पहली कोशिश हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो के टाइम पे। लेकिन वो पूरी तरह से सिंक्रोनस नहीं थी, मतलब पूरे देश में एक साथ नहीं हुई। पहली सिंक्रोनस और नियमित जनगणना जो हर 10 साल पे होती है, वो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई। उन्हें हम स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। हाँ, लॉर्ड रिपन। तब से ये सिलसिला हर 10 साल पर चला आ रहा है। और आजादी के बाद पहली कब हुई? आजादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई। W.C. प्लॉडेन उस समय जनगणना आयुक्त थे। ओके। और अगर संविधान की बात करें तो जनगणना का काम गृह मंत्रालय के अधीन आता है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त इसे कराते हैं। अच्छा, गृह मंत्रालय के अंडर। हाँ। और ये संविधान की 7वीं अनुसूची की जो संघ सूची है, लिस्ट 1, उसमें शामिल है। मतलब ये केंद्र सरकार का विषय है। आर्टिकल 246 में इसका जिक्र है। और इसको जो कानूनी आधार है वो है जनगणना अधिनियम 1948। तो 2011 वाली जनगणना जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, वो इस पूरी कड़ी में कौन सी थी? वो भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। और आजादी के बाद देखें तो 7वीं। 15वीं और आजादी के बाद 7वीं। हाँ, ठीक है। इसके जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। और इसका एक नारा भी था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। काफी सटीक नारा है, क्योंकि ये आंकड़े वाकई भविष्य तय करते हैं। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखनी है। ये सारे आंकड़े 2019 से पहले के हैं, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश नहीं बने थे। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। तो 2011 के डेटा के हिसाब से अगर पूछें कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, तो जवाब होगा अंडमान और निकोबार। आज की तारीख में लद्दाख है, पर हम 2011 की बात कर रहे हैं। समझ गई। तो चलिए अब सीधे 2011 के आंकड़ों पर आते हैं। उस वक्त भारत की जनसंख्या कितनी थी? दुनिया के मुकाबले हम कहाँ थे? 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ को पार कर गई थी। 121 करोड़? बाप रे। हाँ, और ये दुनिया की कुल आबादी का लगभग 17.5% था। मतलब हर छठा इंसान दुनिया में भारतीय था, ऐसा समझ लीजिए। हर छठा इंसान। और ये विशाल आबादी फैली हुई थी करीब 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में। तो चीन के बाद हम दूसरे नंबर पर थे उस समय। आजकल तो खैर अनुमान अलग है, लेकिन 2011 में ये स्थिति थी। अच्छा, इसमें पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्या था? 2011 में पुरुषों की आबादी थी करीब 62.32 करोड़। ये कुल जनसंख्या का लगभग 51.47% हुआ। ओके, आधे से ज्यादा। हाँ, और महिलाएं थी करीब 58.75 करोड़, यानी 48.53%। ठीक है, अब आते हैं वृद्धि दर पर। यह हमेशा बड़ा दिलचस्प आंकड़ा होता है। हमारी आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही थी उस दशक में। दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर क्या कहती है? बिल्कुल, दशकीय वृद्धि दर यानी 10 सालों में 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? वो थी 17.7%। 17%। हाँ, अब इसको अगर पिछले दशक से मतलब 1991-2001 से तुलना करें तो उस वक्त ये दर 21.54% थी। ओह, तो काफी कमी आई थी। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव था। साफ दिख रहा था कि जनसंख्या वृद्धि की जो रफ्तार थी वो धीमी हुई थी। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। बढ़ती साक्षरता, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार नियोजन के कार्यक्रम, सरकारी नीतियां, इन सब का मिलाजुला असर शायद। 17.7% दशकीय वृद्धि। और अगर सालाना देखें तो वार्षिक वृद्धि दर? वार्षिक वृद्धि दर मतलब हर साल औसतन कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, वो 2011 की जनगणना के हिसाब से 1.64% थी। 1.64% सालाना। जी, तो रफ्तार भले धीमी हुई थी, पर जनसंख्या बढ़ तो तब भी अच्छी खासी दर से रही थी। हाँ। आधार बड़ा था ना। हाँ, वो तो है। अच्छा, वृद्धि दर धीमा होना तो एक अहम रुझान है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक लिंगानुपात।
यानी प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं? यहाँ क्या तस्वीर थी? यहाँ एक अच्छी खबर थी। 2001 में भारत का लिंगानुपात था 933, जो 2011 में बढ़ के 943 हो गया। अच्छा, 10 पॉइंट का इजाफा। हाँ, प्रति 1000 पुरुषों पर 10 महिलाएं बढ़ीं। ये छोटा सा सुधार लग सकता है, पर यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि शायद स्थिति थोड़ी बेहतर हो रही थी लैंगिक समानता की दिशा में। और राज्यों में क्या हाल था? क्या सब जगह एक जैसा सुधार था? नहीं, यही तो भारत की विविधता दिखती है। क्षेत्रीय असमानताएं बहुत ज्यादा थीं। एक तरफ केरल था, जहां लिंगानुपात गजब का था, 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। 1084? राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखिए, दमन और दीव, वहां यह आंकड़ा सिर्फ 618 था। सिर्फ 618? ये तो बहुत ही चिंताजनक है। हाँ, ये दिखाता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं की स्थिति और सामाजिक सोच कितनी अलग थी। ये तो हो गई कुल लिंगानुपात की बात, लेकिन एक और आंकड़ा होता है जो शायद ज्यादा चिंता पैदा करता है, शिशु लिंगानुपात, यानी 0 से 6 साल के बच्चों में वहां क्या रुझान था? और यहीं पर मतलब एक बड़ी चिंता की बात सामने आती है। जहां ओवरऑल लिंगानुपात सुधरा, वहीं 0 से 6 साल के आयु वर्ग में, जिसे शिशु लिंगानुपात कहते हैं, वो 2001 में 927 था और 2011 में घटकर 919 रह गया। ओह, ये तो उल्टा हो गया। जहां बढ़ना चाहिए था वहां घट गया। हाँ, ये गिरावट बहुत बहुत गंभीर संकेत है। 943 का ओवरऑल और 919 का शिशु लिंगानुपात। इसका मतलब तो यही हुआ कि या तो जन्म के समय लड़कियों की संख्या कम थी, या जन्म के बाद उनकी देखभाल में कमी थी। कन्या भ्रूण हत्या जैसी चीजें। बिल्कुल, ये आंकड़ा सीधे सीधे समाज की मानसिकता, लड़कियों के प्रति जो भेदभाव है, उस तरफ इशारा करता है। कन्या भ्रूण हत्या, लड़कों की चाहत, लड़कियों के स्वास्थ्य और पोषण पर कम ध्यान देना, ये सब इसके पीछे के कारण हो सकते हैं। राज्यों में स्थिति कैसी थी इसमें? राज्यों में देखें तो अरुणाचल प्रदेश में शिशु लिंगानुपात सबसे बेहतर था, 972, लेकिन हरियाणा में यह सबसे कम था, सिर्फ 834। हरियाणा में 834? हाँ, ये गिरावट मतलब भविष्य के लिंगानुपात और सामाजिक संतुलन के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। वाकई। इस गंभीर मुद्दे से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, जमीन पर दबाव कितना बढ़ा। हाँ, जाहिर सी बात है, आबादी बढ़ी तो घनत्व भी बढ़ा। 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व था 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 में यह बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। 324 से 382? जी, मतलब जमीन पर, संसाधनों पर, खासकर शहरों में दबाव बढ़ रहा था। और यहाँ भी राज्यों में बहुत अंतर होगा? अरे बहुत ज्यादा। दिल्ली को देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, वहां घनत्व था 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 11,000 से ज्यादा? हाँ, सोचिए कितनी घनी आबादी। राज्यों में बिहार सबसे आगे था, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ। बिहार 1106? और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश जैसा पहाड़ी राज्य, वहां घनत्व सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। सिर्फ 17? हाँ, तो ये दिखाता है कि भारत में जनसंख्या का वितरण कितना असमान है, कहीं बहुत ज्यादा दबाव, कहीं बहुत कम। घनत्व के बाद अब जरा शिक्षा की तरफ चलते हैं। साक्षरता दर, 7 साल या उससे ज्यादा उम्र के कितने लोग पढ़ लिख सकते थे? यहाँ क्या कहानी थी? यहां तस्वीर काफी अच्छी थी, मतलब उत्साह बढ़ाने वाली थी। भारत की कुल साक्षरता दर 2001 में थी 64.8%। ये 2011 में बढ़कर 74.04% हो गई। 64.8% से 74.04%। हाँ, ये तो काफी अच्छा उछाल है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, शिक्षा के प्रसार को दिखाता है। और पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता में जो अंतर था, उसका क्या हुआ? वो कम हुआ? हाँ, ये भी एक अच्छी बात हुई। अंतर तो अभी भी था, लेकिन महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ी। अच्छा। 2011 में पुरुषों की साक्षरता दर थी 82.14% और महिलाओं की थी 65.46%। 82 और 65, अंतर तो अभी भी काफी है। हाँ, अंतर है, लेकिन अगर आप बढ़ोतरी देखें, 2001 की तुलना में पुरुषों की साक्षरता करीब 6.9% बढ़ी, जबकि महिलाओं की करीब 11.8% बढ़ी। अरे वाह, मतलब महिलाएं ज्यादा तेजी से साक्षर हो रही थी। बिल्कुल, ये लैंगिक समानता की दिशा में एक बहुत सकारात्मक कदम था। ये वाकई अच्छी खबर है। अच्छा, सबसे ज्यादा और सबसे कम साक्षरता वाले इलाके कौन से थे? हमेशा की तरह केरल। हाँ, हमेशा की तरह केरल। यहाँ भी टॉप पर था, 94% साक्षरता दर। 94%? हाँ,
उसके बाद लक्षद्वीप था करीब 91.8%। और अगर सबसे साक्षर जिले की बात करें तो वो मिजोरम का सरचिप जिला था। सरचिप, मिजोरम, ओके। और सबसे कम साक्षरता दर बिहार में थी 61.8%। और सबसे कम साक्षर जिला मध्य प्रदेश का अलीराजपुर था। बिहार 61.8%। हाँ। तो यहाँ भी देखिए कितना ज्यादा अंतर है। हाँ। केरल 94% और बिहार करीब 62%। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में भी ये क्षेत्रीय असमानताएं बहुत गहरी थीं। साक्षरता के बाद अब बात करते हैं शहरीकरण की। कितने प्रतिशत लोग शहरों में रह रहे थे 2011 में? 2011 में भारत की लगभग 31.1% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती थी। 31.1%? हाँ, ये 2001 के 27.8% से ज्यादा थी। तो ये साफ दिखाता है कि भारत धीरे धीरे शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा था। लोग गांव से शहरों की ओर आ रहे थे, रोजगार के लिए, बेहतर सुविधाओं के लिए। तो इसका मतलब करीब 68-69% आबादी अभी भी ग्रामीण थी। हाँ, 2011 में भी भारत मूल रूप से तो एक ग्रामीण देश ही था, लेकिन शहरीकरण का ट्रेंड साफ नजर आ रहा था। किन राज्यों में शहरी आबादी सबसे ज्यादा थी? अगर कुल संख्या की बात करें तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, इन राज्यों में सबसे ज्यादा लोग शहरों में रहते थे। महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु। हाँ, और सबसे कम शहरी आबादी वाले राज्य थे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य। और अगर ग्रामीण आबादी की बात करें तो सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों में थी। ठीक है, आपने शुरू में दशकीय वृद्धि दर की बात की थी, जो राष्ट्रीय स्तर पर 17.7% थी और पिछले दशक से कम हुई थी। क्या ये गिरावट सभी राज्यों में एक जैसी थी या यहाँ भी फर्क था? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर तो भारत की असली तस्वीर दिखती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो जनसंख्या वृद्धि दर में जबरदस्त, मेरा मतलब है जबरदस्त क्षेत्रीय भिन्नताएं थीं। कुछ इलाकों में तो जैसे जनसंख्या विस्फोट हो रहा था। सच में? जैसे कि? उदाहरण के लिए दादरा और नगर हवेली को लीजिए, जो उस वक्त केंद्र शासित प्रदेश था। वहां दशकीय वृद्धि दर थी 55.9%। 55% से ज्यादा 10 साल में? हाँ। दमन और दीव में 53.8% थी। मेघालय और पुदुचेरी जैसे राज्यों में भी ये 27-28% के आसपास थी। ये राष्ट्रीय औसत 17.7% से कहीं ज्यादा थी। बाप रे। और दूसरी तरफ सबसे कम कहाँ थी? दूसरी तरफ का किस्सा भी उतना ही है टॉनिक है। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था जहां जनसंख्या वास्तव में घटी थी। घटी थी? नेगेटिव ग्रोथ? हाँ, नकारात्मक वृद्धि दर -0.74% दर्ज की गई थी। -0.47%? कमाल है। इसके बाद केरल था, जहां वृद्धि दर सिर्फ 4.9% थी। लक्षद्वीप में 6.3% थी। तो दिखाता है कि भारत के अलग अलग हिस्से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बिल्कुल अलग अलग स्टेज पर थे। कहीं आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, कहीं लगभग स्थिर थी और कहीं घट भी रही थी। ये सचमुच हैरत अंगेज है, एक ही देश में इतनी ज्यादा विविधता। अच्छा, अब कुछ खास सामाजिक समूहों पर आते हैं। अनुसूचित जातियों एससी की क्या स्थिति थी 2011 में? 2011 में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या थी लगभग 20.14 करोड़। ये देश की कुल आबादी का 16.6% हिस्सा था। 16.6%, ठीक है। इनकी दशकीय वृद्धि दर 2001-11 20.8% रही थी। ये राष्ट्रीय औसत से थोड़े ज्यादा थी। इनका वितरण कैसा था देश में, और साक्षरता वगैरह? सबसे ज्यादा एससी आबादी अगर संख्या के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन अगर राज्य की कुल आबादी में उनका प्रतिशत देखें तो पंजाब सबसे आगे था। पंजाब की आबादी का करीब 31.9% हिस्सा एससी समुदाय का था। अच्छा, पंजाब में प्रतिशत सबसे ज्यादा? हाँ। इनका लिंगानुपात 945 था, जो राष्ट्रीय औसत 943 से थोड़ा सा बेहतर था। और साक्षरता? जहां तक साक्षरता की बात है, हमारे स्रोत में जो आंकड़े दिए गए हैं वो कुछ इस तरह हैं। कुल साक्षरता 37.41%, पुरुष 49.91% और महिला 23.76%। सिर्फ 37% कुल, और महिलाओं में 24% से भी कम। ये आंकड़े तो राष्ट्रीय औसत 74% से बहुत ही कम लग रहे हैं। हाँ, ये आंकड़े वाकई काफी कम हैं और शायद स्रोत की किसी खास गणना, विधि या परिभाषा पर आधारित हों। हम यहाँ बस वही बता रहे हैं जो स्रोत में दिया गया है। ये जरूर है कि ये समग्र राष्ट्रीय साक्षरता दर से बहुत नीचे है, जो एक चिंता का विषय है। ये भी ध्यान रखना होगा। और एक बात और, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी 2011 में। ठीक है।
और अनुसूचित जनजातियों एसटी के बारे में क्या जानकारी मिलती है? 2011 में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 10.42 करोड़ थी। ये कुल आबादी का 8.6% थी। 8.6%? संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा एसटी आबादी मध्य प्रदेश में है। एमपी की कुल आबादी का 21.1% एसटी है। मध्य प्रदेश, ओके। और अगर राज्यों का क्रम देखें संख्या के हिसाब से तो मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर ओडिशा। लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो लक्षद्वीप में लगभग 94.8% आबादी एसटी है, मिजोरम में 94.4%, नागालैंड में 86.5%। इन क्षेत्रों में एसटी आबादी का अनुपात बहुत ज्यादा है। लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ प्रतिशत बहुत ज्यादा है। अच्छा, और इनका लिंगानुपात? एसटी समुदाय में लिंगानुपात की कहानी काफी सकारात्मक है। 2001 में ये 978 था, जो 2011 में बढ़कर 990 हो गया। 990, ये तो राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर है। हाँ, और ये सुधार भी दिखाता है। राज्यों में गोवा में एसटी लिंगानुपात सबसे ज्यादा था, 1046। गोवा में 1046। हाँ, और कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या नहीं पाई जाती, जैसे पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब। हरियाणा और पंजाब में एससी आबादी है लेकिन एसटी नहीं। दिलचस्प। जी। इन बड़े आंकड़ों के अलावा जनगणना से जुड़े कुछ और भी रोचक तथ्य होते हैं ना, कुछ सामान्य ज्ञान की बातें। हाँ बिल्कुल, जैसे विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 11 जुलाई, हाँ। स्रोत में इसे याद रखने की एक मजेदार ट्रिक भी दी थी, जैसे 1 और 1 यानी एक पुरुष और एक महिला साथ खड़े हैं, ये याद दिलाने के लिए कि जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। तो 11 तारीख याद रह जाती है। हाँ, ये बढ़िया है। और कुछ नीतियां या अवधारणाएं। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 को लागू हुई थी। 15 फरवरी 2000। और ये भी जानना दिलचस्प है कि भारत दुनिया का पहला देश था जिसने 1952 में ही राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू कर दिया था। पहला देश 1952 में? ये तो काफी पहले की बात है। जी। कुछ अकादमिक कॉन्सेप्ट्स भी जुड़े हैं जनगणना और जनसंख्या से। हाँ, जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन की मिसिंग वुमेन की अवधारणा। हाँ, मिसिंग वुमेन। ये उन लाखों महिलाओं की ओर इशारा करती है जो लिंग भेदभाव, उपेक्षा या कन्या भ्रूण हत्या जैसे कारणों से या तो पैदा ही नहीं हो पाती या बचपन में ही मर जाती हैं। ये सीधे तौर पर हमारे कम लिंगानुपात और खासकर वो जो शिशु लिंगानुपात गिर रहा था उससे जुड़ता है। बहुत गंभीर बात है ये। एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है मानव पूंजी निर्माण, यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसे T.W. शुल्ज ने लोकप्रिय बनाया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? इसका सीधा सा मतलब है शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, इन सब में निवेश करके लोगों को देश के लिए एक प्रोडक्टिव एसेट बनाना। हमारी जो साक्षरता दर बढ़ी है वो इसी दिशा में एक कदम है। सही है। और 2011 जनगणना का शुभंकर मैस्कॉट क्या था? 2011 जनगणना का शुभंकर एक प्रगणक शिक्षिका थी। एक टीचर? हाँ, ये उन हजारों शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के सम्मान में था जो घर घर जाकर ये मुश्किल काम करते हैं, आंकड़े इकट्ठा करते हैं। बिल्कुल सही। और कुछ आंकड़े? गांव, जिला? हाँ, 2011 में भारत में कुल गांव थे 6,40,932 और कुल जिले थे 640। ये 2011 के हिसाब से। बाद में तो बड़े हैं। 6,40,000 गांव और 640 जिले। ठीक है। अंत में लिंगानुपात से जुड़े कुछ एक्सट्रीम उदाहरण, सबसे ज्यादा, सबसे कम। हाँ, अगर जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात पुदुचेरी के माहे जिले में था, 1176। माहे? 1176। और सबसे कम था दमन और दीव के दमन जिले में, सिर्फ 533। 533, बाप रे, कितना बड़ा अंतर। हाँ, और शहरों में देखें तो केरल का कोझिकोड शहर सबसे ऊपर था 1093 लिंगानुपात के साथ, और सबसे नीचे था गुजरात का वापी शहर 734। कोझिकोड और वापी, ये चरम उदाहरण वाकई दिखाते हैं कि स्थिति कितनी अलग अलग हो सकती है एक ही देश में। तो हमने 2011 की जनगणना के कई अहम पहलुओं पर बात की। जनसंख्या वृद्धि धीमी हुई, ये अच्छी बात थी। समग्र लिंगानुपात सुधरा, ये भी अच्छा था। लेकिन शिशु लिंगानुपात गिरा, ये बहुत चिंताजनक था। साक्षरता बढ़ी, खासकर महिलाओं में, ये बहुत सकारात्मक था। शहरीकरण का रुझान दिखा और लगभग हर पैमाने पर जबरदस्त क्षेत्रीय असमानताएं सामने आई। तो इस सब का क्या मतलब निकालें? इन आंकड़ों से आज हम क्या सीख सकते हैं?
देखिए, 2011 के आंकड़े भले ही एक दशक से ज्यादा पुराने हों, पर ये आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। ये हमें बताते हैं कि एक देश के तौर पर हमने कहाँ प्रगति की है, जैसे साक्षरता में, समग्र लिंगानुपात में, और कहाँ हमें अभी बहुत काम करना बाकी है, जैसे शिशु लिंगानुपात पर, क्षेत्रीय असमानताओं को पाटने पर। ये डेटा हमें एक बेसलाइन देता है। सामाजिक आर्थिक योजना बनाने, संसाधनों का सही आवंटन करने, विकास के लक्ष्यों को ट्रैक करने के लिए ये अनिवार्य है। हाँ, बेशक अगली जनगणना के आंकड़े जब आएंगे तो एक नई ताजा तस्वीर मिलेगी। खासकर 2019 के बाद जो बदलाव हुए हैं उनका असर दिखेगा। लेकिन 2011 का डेटा हमें समझने में मदद करता है कि हम कहां से चले थे और किन दिशाओं में बढ़ रहे हैं। और इससे एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठता है कि इन रुझानों ने पिछले दशक को कैसे प्रभावित किया होगा और आने वाले समय के लिए ये क्या संकेत दे रहे हैं। बिल्कुल, और यही आज का हमारा अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न है हमारे श्रोताओं के लिए। 2011 के इन जनसांख्यिकी रुझानों को देखते हुए धीमी होती वृद्धि दर, गिरता शिशु लिंगानुपात, बढ़ती साक्षरता और शहरीकरण, और साथ ही एक गहरी क्षेत्रीय खारे, इन सबको ध्यान में रखते हुए आने वाले दशक में भारत के लिए सबसे बड़ी जनसांख्यिकी चुनौती क्या हो सकती है, या शायद इसी में सबसे बड़ा अवसर कहाँ छिपा है। इस जानकारीपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है 2011 की जनगणना की ये तस्वीर हमारे सुनने वालों को उपयोगी और रोचक लगी होगी।